हेलो, मैं हूं डॉक्टर राजन और स्वागत है आपका निमोनिक एकेडमी में। आज हम जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था इससे पहले उसका रिमेनिंग पार्ट लेके आए हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एमटीपी के बारे में। एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट 40 to 50 मिलियन ऑफ एबॉर्शंस यानी कि टोटल लाइव बर्थ के 1/5 एबॉर्शन परफॉर्म किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट ने 1971 में ये एक एमटीपी एक्ट लेके आए, उस एमटीपी एक्ट के हिसाब से जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवाया जा सकता है अप टू 12 वीक्स यानी कि पहले ट्राइमेस्टर में। बिकॉज ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक जो प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट करते हैं तो बेसिकली वो सेफ प्रोसीजर होता है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखी। कंडीशन मतलब अगर ये अनवांटेड बेबी है, फैमिली किसी की कंप्लीट है और अनफॉर्चुनेटली या तो उसने कॉन्ट्रासेप्शन का यूज नहीं किया या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है वो फेलियर की वजह से बेबी आ गया, या इट इज बिकॉज ऑफ द रेप, इन केस ऑफ रेप। तो यहां पर ये अनवांटेड प्रेगनेंसी है, इसको इस कैटेगरी में लाया गया है। उसके अलावा अगर मदर को या बेबी को उनकी लाइफ को खतरा है प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की वजह से, या उनके साथ उनको आने वाले बेबी के साथ कुछ मेंटल या साइकोलॉजिकल या फिजिकल बहुत ज्यादा कोई बीमारी का खतरा है, तो उस केस में इसको परमिट किया गया। और इसके लिए गवर्नमेंट ने जो एक कंडीशन रखी थी कि इसको अप टू 12 वीक्स तक किया जा सकता है, और ये किसी एक डॉक्टर से आप परामर्श लेके उस एक्ट को यानी कि एमटीपी को करवा सकते हैं। उसके बाद 2017 में, यानी ये देखिए यहां था 1971, इस 71 को उलट दिया तो ये हो गया 70। तो 2017 में एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट आया, जहां गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि आप 12 से 24 हफ्ते तक यानी कि 12 to 24 वीक्स तक भी आप एमटीपी करा सकते हैं। कंडीशन यही है कि या तो मां की जान को खतरा हो या बेबी की जान को खतरा हो, तो उस केस में ये अप टू 24 वीक्स तक ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। और एक कंडीशन यहाँ पे और रखी है कि यहाँ पर एक नहीं 2 सर्जन की यानी कि 2 गायनेकोलॉजिस्ट या 2 डॉक्टर की आपको ओपिनियन लेनी पड़ेगी। इसके बाद भी जो इसके मिसयूज भी थे, मिसयूज आज भी चल रहे हैं, क्योंकि पहले तो एमिनोसेंटेसिस से सेक्स डिटर्मिनेशन होता था, उसमें भी टर्मिनेशन कर देते थे। और दूसरा पार्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी, वहां भी सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने अल्ट्रासोनोग्राफी पे भी काफी स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा दी है कि वहीं कोई सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वेनेरियल डिसीजेस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से स्प्रेड होती हैं या एक दूसरे पे लगती हैं। तो दिस इज एसटीआई, नोन एज एसटीआई। और इसके जो कॉजेस हैं वो कॉजेस क्या क्या हैं जो ये एसटीआई करेंगे। तो यहां हमने अपना निमोनिक बनाया कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैपन विदाउट गुड कंडोम, यानी कि, और ये रियलिटी भी है क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कंडोम्स यानी कि बैरियर मेथड इज द ओनली मेथड जहां सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को रोका जा सकता है। उसी लाइन को हमने यहाँ यूज कर लिया कि इट हैपेंस विदाउट गुड कंडोम्स। और ये देखिए हमारे यहाँ पे उसके सारे कॉज आ जाएंगे। ये एच शो करता है हर्पीस जेनिटेलिया को, हेपेटाइटिस को और साथ ही एचआईवी को, ये तीनों इन्फेक्शन। इसके बाद डब्ल्यू से शो होता है वार्ट, जेनिटल वार्ट, जी का मतलब है गोनोरिया और सी का मतलब है क्लेमाइडियासिस। ये सारे कॉजेस हैं एसटीआई के, और बेसिकली ये रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा होता है, यानी कि 18 to 24 एज तक ज़्यादा होता है। इनिशियली इसके सिम्टम्स जो हैं वो इतने क्लियर कट नहीं होते हैं और इस वजह से पेशेंट्स का ध्यान इधर नहीं जाता। लेटर ऑन जब इसके सिम्टम आते हैं तब उनको समझ में आता है कि उनको ये इन्फेक्शन है। और अगर अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो मोस्ट ऑफ दी एसटीआई यानी कि जितने भी ये कॉजेज हैं ये ट्रीटेबल है, एक्सेप्ट जो फर्स्ट है हैपन वाला पार्ट, यानी कि हर्पीस जेनिटल, हेपेटाइटिस और एचआईवी, ये अनट्रीटेबल है। इसके अलावा वार्ट हो गया, गोनोरिया हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, दे आर ऑल ट्रीटेबल।
अब ये देखते हैं कि इसके जो प्रॉब्लम्स हैं या कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें हमें इसका भी आगे का जो पार्ट बनाया है वो इसके कॉम्प्लिकेशन के लिए है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन अगर हो रहे हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशन यानी कि आपको ट्रीटमेंट करवाने जाना पड़ेगा। तो कॉजेस, पैसा खर्च, आपको बहुत सारा पैसा खर्च होगा उनके ट्रीटमेंट में, एंड दे आर अवर कॉम्प्लिकेशंस। तो देखिए कौन कौन से हैं। सी फॉर कैंसर, यहाँ कैंसर भी हो सकता है। पी फॉर पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो सकती है। ए फॉर एबॉर्शन हो सकता है। आई फॉर उस कपल में इनफर्टिलिटी हो सकती है। एस फॉर अगर बेबी आ भी गया, बेबी आता है अगर तो उसका स्टिल बर्थ हो सकता है। एंड ई फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जो प्रेगनेंसी, जो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी या हम कहते हैं इम्प्लांटेशन यूट्रस में होना चाहिए था वो यूट्रस में ना होके कहीं और हो। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एसटीआई। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? इनफर्टिलिटी का मतलब है कि अगर किसी कपल को अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी 2 साल तक बेबी नहीं आए तो उस कपल को हम लोग कहते हैं दे आर अंडर इन द ग्रुप ऑफ इनफर्टाइल। उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? उसके रीजंस अभी हमने देखा, जैसे पीआईडी हमने कॉज पढ़ा था तो हमने यहाँ पीआईडी लिख लिया यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस। इसमें हमारे कॉज आ जाते हैं। फिजिकल कॉज हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल कॉज हो सकते हैं, आई फॉर इम्यूनोलॉजिकल कॉज हो सकते हैं, डी फॉर द ड्रग्स या डिसीजेस हो सकते हैं। वैसे ये कॉमन इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, लेकिन दीज आर द कॉजेस की इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। एंड अब अगर कुछ इसमें कॉज ऐसे हैं जिनका मेडिकल ट्रीटमेंट लिया जाता है तो वो रिवर्स हो जाते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है और वो फर्टाइल हो जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट लेकर भी सही नहीं हो पा रहा तो उनके लिए असिस्टेड टेक्निक्स कुछ आती हैं जिसको हम कहते हैं आर, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। इन टेक्निक्स में जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाता है जिससे कि बेबी उनको वापस मिल पाए। इसके बहुत सारे मेथड हैं। रीजन क्या हो सकते हैं? रीजन हो सकता है कि मदर में ओवम प्रोड्यूस ना हो, मदर की यूट्रस उस बेबी को रख ना पाए, या उसके अंदर कॉन्सेप्शन ही ना हो पाए, या फादर में यानी कि मेल में इंसेमिनेशन ही ना कर पाए वो, और इंसेमिनेट कर सकते हैं तो उनके पास जो स्पर्म्स है उनकी क्वालिटी सही ना हो, या उनकी उसके अंदर स्ट्रेंथ कम हो, और या उनके स्पर्म का काउंट ही ना हो। तो इतने सारे कॉजेज हैं और देखिए वन बाय वन हम कैसे आराम से इसको याद कर लेते हैं। पहला है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल दोनों है, यहां पर मेल का गैमीट यानी कि स्पर्म्स और फीमेल गैमीट्स यानी कि ओवम को बॉडी से बाहर निकाल के उस एनवायरनमेंट में, जो बॉडी जैसा एनवायरनमेंट है लैब में, उसी एनवायरनमेंट में उनको फर्टिलाइज कराया जाता है और उनको फर्टिलाइज करा के फीमेल में वापस इम्प्लांट कर दिया जाता है। अगर ये 8 सेल से कम है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था जब हम लोग इससे पहले चैप्टर पढ़ रहे थे कि अगर 8 सेल से कम है तो उसको फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट डाल दिया जाता है, और अगर 8 वीक से ज्यादा है तो उसको यूट्रस में डाला जाता है। अगर फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है तो उसको हम कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और अगर यूट्रस में डाला जाता है यानी कि 8 सेल से ज्यादा है, मोर देन 8 सेल्स का है वो एम्ब्रियो, और ये लेस देन 8 सेल का है एम्ब्रियो, अगर 8 सेल का है तो जाइगोट इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। तो बहुत सिंपल हो गया, बाहर फर्टिलाइजेशन कराया क्योंकि वो फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था तो बाहर फर्टिलाइज कराया और वापस इम्प्लांट कर दिया। इसी केस में हो सकता है कि उस फीमेल में एग ना बन रहे हो तो एग डोनर का ले सकते हैं, मेल में स्पर्म ना बन रहे हो तो मेल स्पर्म के ले सकते हैं, उनको फर्टिलाइज कराया और फिर यहां ट्रांसफर कर दिया। सेम चीज यानी कि मेल और फीमेल के एग और स्पर्म लेके या डोनर से एग या स्पर्म ले लिए और उनको अगर बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज कराया यानी किसी दूसरी फीमेल में उनको फर्टिलाइज करा दिया क्योंकि उस मदर में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, तो इसको कहते हैं इन विट्रो। यहां सेम क्लाइमेट है, सेम मदर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कराया और अगेन उसको फिर वैसे ही ट्रांसफर कर दिया उस फीमेल के अंदर जिनके लिए ये बेबी चाहिए था। इसके बाद आते हैं हम गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या है? यहां फीमेल जो है उसमें ओवम ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा,
तो फीमेल इज ओके, उसमें फर्टिलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है, उसके जो इम्प्लांटेशन में दिक्कत नहीं है, उसका जो एनवायरनमेंट है डेवलपमेंट का जाइगोट का उसमें दिक्कत नहीं है, बट उसके अंदर ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो जब ओवम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उसको ओवम गिफ्ट करना पड़ेगा, उसको ओवम गिफ्ट करते हैं और उसको आप फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि एक दूसरी फीमेल का ओवम लेके उसको जिस फीमेल में ओवम नहीं था उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया और नॉर्मल प्रोसीजर से वहां पर जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और कंटिन्यू हो जाएगी। यहां हमने देखा था सबसे पहली टेक्निक में कि इधर से फीमेल के एग लिया हमने और मेल का सीमेन यानी स्पर्म लिए। एग्जैक्टली जो स्पर्म का जो सैंपल है उसके अंदर मल्टीपल स्पर्म है, ये देखना कि कौन सा स्पर्म जाके उस एग को फर्टिलाइज करेगा ये किसी के हाथ में नहीं था। अब अगर चूज करें कि हेल्दी स्पर्म सबसे बेस्ट स्पर्म ही ओवम को जाके फर्टिलाइज करे तो उसके लिए एक टेक्निक आई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI। यहां पर क्या किया, जो बेस्ट स्पर्म था, चूंकि ये वाला प्रोसीजर बाहर तो हो ही रहा है, लैब में हो रहा है, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, तो उसको उसमें भी उन्होंने एक बेसिकली सबसे हेल्दी स्पर्म को अपनी चूज कर लिया स्पर्म भी, और उसका इंजेक्शन सीधे एग में लगा दिया जिससे एक ही स्पर्म उस एग को और वो भी अपनी चॉइस का स्पर्म उस एग को फर्टिलाइज कर पाए। उसके बाद वापस उसको फीमेल में इंप्लांट कर दिया। देन आते हैं हम लास्ट में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है यहां पर आइदर या तो मेल इंसेमिनेट ही नहीं कर पा रहा, या मेल में स्पर्म काउंट कम है, या मेल के स्पर्म जो है उनमें फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी नहीं है, तो उस केस में ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। यानी कि या तो मेल के स्पर्म या किसी डोनर के स्पर्म फीमेल के वेजाइना या यूट्रस में डाल दिए जाते हैं सो दैट वो आगे जाके बढ़ के मूव करके ओवम से फर्टिलाइज करें और प्रेगनेंसी आ जाए। देन अभी क्वेश्चन इस पे यही आया था कि व्हाट आर द लिमिटेशन फॉर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक की जो लिमिटेशन है वो क्या है। इसकी लिमिटेशन तो देखिए सॉरी कि आर्ट इज फॉर लिमिटेड पर्सन है। क्यों लिमिटेड पर्सन के लिए है? क्यों? अमंग द सी, इतनी बड़ी दुनिया है इसमें, लेकिन फिर भी सॉरी, क्योंकि इसमें कई लोगों के लिए इजी नहीं है। उसका रीजन क्या है? अमंग द सी, इसके लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए होते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव होती है और इसके लिए इट इज अवेलेबल ओनली इन द फ्यू सेंटर। तो ये आज हमारा इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी और आप एनसीईआरटी बुक पे फोकस रखिएगा, बुक को कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा और बाकी इससे रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।